नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग जो है अध्याय केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो एसिड, बेस एंड साल्ट हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग पिछले वीडियो में जो देखा था वो हमने देखा था उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया यह क्या है? तो अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण और जल का बनना उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था NaCl के बारे में, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कास्टिक सोडा NaOH, और कास्टिक सोडा के बाद हमने पढ़ लिया था बेकिंग सोडा NaSCO3, ठीक है। तो NaSCO3 और यह हो गया आपका बेकिंग सोडा, यह हो गया कास्टिक सोडा, यह हो गया साधारण नमक, ठीक है। और उदासीनीकरण अपक्रिया। तो अब इस वीडियो में हमें जो कुछ मुख्य यौगिक और पढ़ने हैं, उसमें से कौन कौन देखिए पढ़ने हमको, तो वह पढ़ना है आपको धावन सोडा Na2CO3 × 10H2O। देखिए केमिस्ट्री की कुछ गिनती के बारे में जान लेते हैं। अगर 1 लिखा हो तो मोनो कहेंगे, 2 लिखा हो तो डाई कहेंगे, 3 लिखा हो तो ट्राई कहेंगे, 4 लिखा हो तो टेट्रा कहेंगे, और 5 लिखा हो तो पेंटा कहेंगे, 6 लिखा हो तो हेक्सा, और 7 लिखा हो तो हेप्टा, 8 लिखा हो तो ऑक्टा, 9 लिखा हो तो नोना, और 10 लिखा हो तो डेका, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे क्या पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेका जल को हम कहते हैं, जब इस तरह से लगा हो तो इसे क्रिस्टलन जल कहा जाता है, बाद में बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर हाइड्रेट पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? हाइड्रेट। तो डेका हाइड्रेट नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा? डेका हाइड्रेट। तो यहाँ से यह नाम देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यह सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है। तो यह पढ़ना है इस वीडियो में। और दूसरा क्या पढ़ना है आपको, आज जो देखना है वह रहेगा आपका विरंजक चूड़ CaOCl2, ठीक है। जो तीसरा और लास्ट पढ़ना होगा यौगिक, वह होगा आपका कौन सा? वह होगा आपका POP CaSO4 × 12H2O, ठीक है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले धावन सोडा से शुरू करते हैं। तो धावन सोडा की शुरुआत करते हैं। तो आपको पढ़ना क्या क्या रहता है? तो सबसे पहले निर्माण कैसे होगा, फिर भौतिक गुणधर्म, फिर रासायनिक गुणधर्म, और फिर क्या पढ़ते हैं? उपयोग, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में जरूर एक आध क्वेश्चन इनसे आएगा, वो भी 2 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर तक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं धावन सोडा। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है धावन सोडा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। और इसका जो सूत्र हो जाएगा, रासायनिक सूत्र Na2CO3, नीचे लिख देता हूं। अणु सूत्र सीधे लिख देते हैं। रासायनिक सूत्र क्या? अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या होगा? Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। अगर आप कहें इसका रासायनिक नाम तब क्या होगा, तो आप कह देंगे इसका नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो है सबसे पहले हमको इसके बारे में क्या पढ़ना है? निर्माण। इसका निर्माण कैसे होगा? तो इसका निर्माण प्रयोगशाला में 3 स्टेप में किया जाता है, 3 चरणों में किया जाता है। तो एक एक स्टेप को समझते हैं। आइए, तो लिखेंगे धावन सोडा का निर्माण। धावन सोडा का निर्माण प्रयोगशाला में 3 चरणों में किया जाता है। NaCl से, NaCl से 3 चरणों में किया जाता है। तो किससे किया जाता है? पहले यह याद रखना है, NaCl से। और कितने चरण में? 3 चरण में। तो पहला स्टेप देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या किया जाएगा? देखिए, तो स्टेप फर्स्ट में क्या है? NaCl के जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन में, ध्यान दीजिएगा, NaCl के जलीय विलयन में आपको 2 गैसें प्रवाहित करनी है। ध्यान दीजिए, 2 गैसें प्रवाहित करनी है। कौन कौन सी? CO2
व अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर आपको सबसे पहले बेकिंग सोडा देखने को मिलेगा प्रवाहित करने पर। ठीक है, प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। अब इसको समझते हैं पहले, क्योंकि हमें बेकिंग सोडा चाहिए नहीं, हमें धावन सोडा चाहिए। तो बेकिंग सोडा के बाद हम लोग धावन सोडा बनाएंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप में होना ना, तो पहले स्टेप में यह बनेगा। तो इसकी क्रिया लिखते हैं, तो NaCl है और इसका जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया, H2O होगा। और CO2 गैस प्रवाहित करनी है तो यह CO2 हो गया, और अमोनिया है तो NH3 हो गया। देखिए, सबसे पहले यह याद करने का तरीका, यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रख लेना होगा, नहीं तो आप समझना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी से क्रिया करेगी ना, तो वह कार्बोनेट बना लेती है, तो सोडियम से मिलकर सोडियम कार्बोनेट बना लेगी। लेकिन यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ठीक है, पहले तो यह कर लीजिए क्लियर। यह NH3 है, यह अमोनिया है, तो अमोनिया क्रिया करेगा तो अमोनियम आयन बन जाता है, तो NH4+1 हो जाता है। NH4 इसके सर पे +1 चार्ज होता है, और यहाँ से Cl निकलेगा, Cl के सर पे -1 चार्ज होता है, और यहाँ पे बना लीजिए लास्ट में NH4Cl। और बनेगा क्या, बाकी बेकिंग सोडा बनेगा, आपने यहाँ पे लिखा ही है। तो बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, यह होता है NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा। अब ये देखिए लगभग संतुलित ही रूप में होगा, आपको संतुलित करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ CO2 यानी कि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 हो गया, ये मिल के 3, और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और एक मिल के 5 हो जाएगा। यहाँ 3 है, इसको नहीं देखना आपको, ऊपर देखना है। तो 3 हो गया यहाँ पर, 2 यहाँ 5 हो गया, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है। तो ठीक है, कार्बन 1 है और कार्बन भी यहाँ पर 1 है, तो बराबर है सब, तो संतुलित रूप में है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना होगा, अब आपको क्या करना, अब इस धावन सोडा बेकिंग सोडा को उठाना है। तो स्टेप नंबर 2 में आएंगे, बेकिंग सोडा को गर्म कर देंगे। और बेकिंग सोडा को गर्म करने वाली प्रक्रिया जो है, आप बेकिंग सोडा के रासायनिक गुणधर्म में पढ़े हैं, तो यह जो गर्म किया जाता है तो यह क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेता है। ठीक है, तो लिखेंगे बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, यानी NaHCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 प्राप्त होता है। ठीक है, Na2CO3 प्राप्त होता है। तो गर्म करते हैं, देखिए NaHCO3, और इसे करना है क्या, गर्म। और जब इसे गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O, और क्या बन जाएगा, CO2। ये आप क्रिया पीछे रासायनिक गुणधर्म में बेकिंग सोडा में पढ़े हैं। ठीक है, वही चीज़ उठा के यहाँ पर रख देनी है। अब देखिए यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यह संतुलित हो जाएगा, तो संतुलित हो गया। ठीक है, लेकिन हमें अभी चाहिए धावन सोडा। धावन सोडा का अणुसूत्र है Na2CO3 × 10H2O। हमारे पास 10H2O की कमी पड़ रही है, तो स्टेप नंबर 3 इसी के लिए लाना होगा। और इसे क्या कहते हैं, जब आप जल के द्वारा किसी को क्या बनाते हैं, जल से क्रिया कराएंगे तो इस तरह से यह क्रिस्टलीकृत हो जाएगा। जल से क्रिया कराने के बाद जो यह प्राप्त हुआ है, यह निर्जल क्या है, यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, या सीधे कह सकते हैं इसे सोडा ऐश कहा जाता है, या सोडा क्षार कहा जाता है। तो यह सोडा ऐश कहा जाता है। ठीक है, सोडा क्षार कहा जाता है। तो अब इसका जो सोडा ऐश प्राप्त हुआ है, इसका 10 जल के अणु के साथ क्रिया करा देंगे, तो क्रिस्टलन करा देंगे। ठीक है, तो सोडा ऐश का लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 की क्रिया 10 क्रिस्टलन जल के अणुओं के साथ कराने पर, या सीधे लिख सकते थे Na2CO3 की क्रिया 10 जल के अणुओं के साथ कराने पर, या लिख सकते थे Na2CO3 को क्रिस्टलीकृत जल के अणुओं के साथ क्रिस्टलीकृत करने पर, जल के अणुओं द्वारा क्रिस्टलीकृत करने पर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए Na2CO3 को जल के अणुओं द्वारा क्रिस्टलीकृत करने पर, अब कितने जल के अणु आएंगे, 10। तो कितने लाने हैं, 10। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा Na2CO3 प्लस 10H2O, तो यह बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, यह हो गया धावन सोडा। तो यह आपको स्टेप याद रखने होंगे, परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 3 स्टेप में निर्माण है आपके किताब में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से करना क्या है। सबसे पहले धावन सोडा का निर्माण कैसे होगा, तो धावन सोडा का निर्माण जो सोडियम क्लोराइड से 3 चरणों में किया जाता है प्रयोगशाला में। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 और अमोनिया गैस प्रवाहित कर देने से बेकिंग सोडा बन जाता है। और यह बेकिंग सोडा के निर्माण में भी आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यह भी यूज कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो NaCl के जलीय विलयन में CO2 गैस, अमोनिया गैस प्रवाहित कर दी गई है, तो यहाँ से बेकिंग सोडा प्राप्त हो गया। और क्या प्राप्त हो गया है, यहाँ से अमोनियम क्लोराइड। तो हमें किससे मतलब नहीं है, अमोनियम क्लोराइड से मतलब नहीं है, हमें बेकिंग सोडा से मतलब है, क्योंकि बेकिंग सोडा से हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। क्योंकि हमने रासायनिक गुणधर्म जब बेकिंग सोडा का देखा था तो उसमें यह बताया गया था कि बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और ऑक्सीजन जो CO2 गैस बनती है और H2O बनता है। तो जब इसे गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो इसका आधा हिस्सा तैयार हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट तैयार होगा, H2O और CO2। हमें H2O और CO2 से मतलब नहीं है, सोडा एस से मतलब है। तो जो यह निर्जल होता है धावन सोडा, जब निर्जल होता है तो उसे सोडा एस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसकी 10 जल के अणु के साथ क्रिया करा देंगे तो यह क्रिस्टलीकृत हो जाएगा। ठीक है, और क्रिस्टलीकृत होने के कारण हम इसे नाम देंगे, यानी कि यह हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, और यही नाम हो जाएगा इसका धावन सोडा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। निर्माण की प्रक्रिया यह रही 3 चरणों में। ठीक है, निर्माण के बाद हमें देखना है भौतिक गुणधर्म। एक बार निर्माण को और समझते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार निर्माण को, क्योंकि यहाँ पे स्टेप लंबा है, 3 स्टेप है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रयोगशाला में क्या लेना है, NaCl, और NaCl के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित कर देनी है और अमोनिया गैस प्रवाहित कर देनी है। अमोनिया गैस होती है NH3, लेकिन जब यह किसी से क्रिया करने जाता है तो अमोनियम आयन बना लेता है, तो NH4 बनता है। अमोनियम आयन क्या होता है, NH4, और इसके सर पे जो होता है +1 चार्ज होता है, और यह Cl से क्रिया कर लेगा तो NH4Cl बन जाएगा। बाकी शेष बनेगा आपका बेकिंग सोडा NaSCO3। ठीक है, और जब इसे गर्म करेंगे, सेकेंड स्टेप में जाएंगे, तो बेकिंग सोडा को गर्म करना है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2 गैस बनेगी और क्या बनेगा, H2O। तो H2O को पहले चाहे जहां लिख सकते हैं, ठीक है, CO2 को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जब बेकिंग सोडा प्राप्त हो गया तो इसका 10 जल के अणु के साथ क्रिया करा दीजिए, Na2CO3 प्लस 10H2O, यह क्रिस्टलीकृत हो जाएगा और इसे कहेंगे धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, यह हो गया धावन सोडा। ठीक है, तो इस तरह से इसका निर्माण है। अब आइए बात कर लेते हैं इसके भौतिक गुणधर्म की। ठीक, तो भौतिक गुणधर्म, धावन सोडा के भौतिक गुणधर्म। सबसे पहला भौतिक गुणधर्म क्या होगा, तो जो धावन सोडा होता है यह भी सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, सफेद रंग का ठोस होता है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है कह सकते हैं। ठीक है, तो यह देखिए सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, दूसरी चीज, यह जल में विलेय है, जल में विलेय है। और एक चीज याद रखिएगा, जब इसे जल में घोला जाता है ना तो यह बहुत उष्मा उत्सर्जित करता है। तो उष्मा उत्सर्जित करता है, जल में घोलने पर उष्मा का उत्सर्जन होता है। उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन, यानी कि यह कैसी क्रिया हो जाएगी, उष्माक्षेपी। अगर हम धावन सोडा को जल में घोलेंगे तो यह कौन सी क्रिया हो जाती है, उष्माक्षेपी क्रिया हो जाती है। तीसरा अगर गुणधर्म लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जो यह निर्जल अवस्था में होता है ना, तो निर्जल अगर पानी इसका दूर हो जाए तो यह चूर्ण की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, चूर्ण बन जाएगा, चूड़ा पाउडर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो निर्जल धावन सोडा चूर्णित अवस्था में होता है, चूर्णित अवस्था में होता है, जिसे सोडा ऐश कहा जाता है, जिसे सोडा ऐश कहा जाता है, कहते हैं, लिख लीजिए, जिसे सोडा ऐश कहते हैं।
और सोडा ऐश को एक नाम और देते हैं सोडा क्षार, सोडा क्षार, ठीक है, सोडा क्षार भी कह सकते हैं, सोडा क्षार, ठीक है। तो मिटा देता हूं मैं इसको। ये रहे भौतिक गुणधर्म। तो यह सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस है, सफेद रंग का क्या है, क्रिस्टली ठोस है। जल में क्या है, विलेय है, और जल में घोलने पर इसमें से क्या निकलती है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। निर्जल धावन सोडा जो होता है चूर्णित अवस्था में पाया जाता है, यह याद रखिएगा, ठीक है। और इसे क्या नाम दिया जाता है, सोडा ऐश नाम दिया जाता है, यह भी याद रखिएगा। तो अगर कोई पूछे सोडा ऐश क्या होता है, तो निर्जल धावन सोडा जो होता है यानी Na2CO3 ओनली, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जो है सोडा ऐश या सोडा क्षार, सोडा क्षार, ठीक है। तो यह हो गया आपका भौतिक गुणधर्म। अब आइए बात कर लेते हैं रासायनिक गुणधर्मों की। तो धावन सोडा के रासायनिक गुणधर्म देखिए, रासायनिक गुणधर्म, तो एक ही रासायनिक गुणधर्म आपको जानना है, ठीक है। अगर यह वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें से जो 10 जल के अणु हैं उनमें से 9 जल के अणु क्या हो जाते हैं, वायुमंडल में अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं, तो एक ही जल का अणु बचता है। तो ठीक है, वायुमंडल में खुला छोड़ने पर, वायुमंडल में खुला छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर यह क्या हो जाएगा, तो Na2CO3 इंटू 10H2O जो है, इसे जब वायुमंडल में खुला छोड़ेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वायुमंडल में खुला छोड़ने पर, तो आप इसे रहने दें। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि यही चीज़ है, वायुमंडल में खुला छोड़ने पर, तो यह क्या हो जाएगा, ये 2 लाइन नहीं एक ही लाइन रहनी चाहिए, ठीक है। देखिए, जब इसे वायुमंडल में खुला छोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो इसमें से जो 9 जल के अणु हैं वह गायब हो जाएंगे, तो केवल एक जल का अणु बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 जल के अणु वायुमंडल में मुक्त हो गए, ठीक है। इस तरह से अगर किसी चीज़ से वायुमंडल में खुला छोड़ने से ही उसके जल के अणु गायब हो रहे हैं, अगर किसी यौगिक में जल के अणु हैं और आप उसे खुला छोड़ देते हैं वायुमंडल में, अपने आप जल के अणु अगर गायब होते हैं तो उसे उत्फुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्फुलन कहा जाता है, ठीक है, उत्फुलन कहा जाता है, ठीक है। अभी देखिए, तो यहाँ पर जो आपको क्या लिखा Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका नाम क्या आएगा, अब यहाँ पर एक ही जल का अणु है, लिखा नहीं जाएगा एक, लेकिन जल के अणु कितने हैं, एक, तो इसे कहेंगे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अब इसी को ले जाके गर्म कर दीजिए, तो लिखेंगे दूसरे स्टेप में, यहाँ पर स्टार बनाकर मतलब पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, Na2CO3 इंटू H2O को गर्म करने पर, गर्म करने पर निर्जल धावन सोडा प्राप्त होगा, जिसे हम सोडा ऐश कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यह रासायनिक गुणधर्म दूसरा लिख सकते हैं। तो ये है तो फिलहाल इसी का पार्ट, पहले का ही, मतलब एक ही रासायनिक गुणधर्म ये यही लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जब इसे गर्म करेंगे तो Na2CO3 इंटू कितना हुआ, H2O बचा है, 1H2O बचा है, ठीक है। और इसके बाद देखिए 1H2O बचा है, तो अगर इसे गर्म करेंगे तो Na2CO3 और प्लस H2O, और यह क्या प्राप्त हो गया, फिर से सोडा ऐश प्राप्त हो गया, ठीक है। तो सोडा ऐश प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो Na2CO3 और यह सोडा ऐश प्राप्त हो गया जब इसको मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को गर्म किया गया तब, ठीक है। चलिए, तो यह हो गया इसका रासायनिक गुणधर्म। अब इसके उपयोग के बारे में बात करनी, तो आपको रासायनिक गुणधर्म में क्या याद रख लेना है कि वायुमंडल में खुला छोड़ने से 9 जल के अणु क्या हो गए, गायब हो गए, उत्फुलन हो गया इसका। और इसके बाद क्या हो गया, जो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट मिला है, इसे गर्म करेंगे तो यह भी जो जल का अणु बचा हुआ वह भी गायब हो जाएगा, और जो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, और इसे हम क्या कहेंगे, सोडा ऐश कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी अभी जो देखा है वह निर्माण देख लिया, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। अब बात करते हैं उपयोग की। चलिए देखिए, तो उपयोग, तो उपयोग क्या है इसका, तो सबसे पहले प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इंटर में पढ़ेंगे अभिकर्मक क्या होता है, ठीक है, रिएजेंट क्या होता है, ठीक। तो अब प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में एक तरह का अभिकारक होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक उपयोग यह हो गया,
और दूसरा होता है जल की अस्थायी कठोरता, यह इंपॉर्टेंट है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में। यह बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो धावन सोडा का। तीसरा उपयोग लिख लेंगे आप लोग, तो जो है ना, जो कांच के बर्तन होते हैं उनकी चिकनाई हटाने में, कांच के बर्तनों की या कांच की वस्तुएं लिख सकते हैं, ठीक है, तो कांच की वस्तुओं की, या बर्तन ही लिखिए क्योंकि कांच के बर्तन की चिकनाई दूर करने के लिए, ठीक है। और क्या, और आप लिख सकते हैं एक जो है ना, घरों में साफ सफाई के लिए, घरों में साफ सफाई के लिए, और कई प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, जैसे कागज उद्योग, कागज व रेशम उद्योग, रेशम आदि उद्योगों में, ठीक है। और भी लिख सकते हैं सुहागा बनाने में, तो सुहागा को आप बोरेक्स के नाम से जानते हैं, बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स बनाने में, ठीक है। इसका उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इतना उपयोग जानते रहें, इसमें से जो मुख्य है वह है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो धावन सोडा के बारे में सबसे पहले हमने देखा निर्माण कैसे होगा, तो निर्माण हो गया था 3 चरणों में। तो NaCl के जलीय विलयन में कौन कौन सी तो इसका जलीय विलयन था H2O, और इसमें CO2 गैस प्रवाहित करी गई और अमोनिया गैस प्रवाहित करी गई। तो यहाँ से बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो जो दूसरे स्टेप में आएंगे, तो जो बेकिंग सोडा प्राप्त हुआ था उसे गर्म कर देंगे, और गर्म करने से हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और CO2 और H2O मिल जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट आ गया। तीसरे में चलेंगे तो Na2CO3 की जल से क्रिया करा देंगे, जल से, और कितने जल से, 10 जल के अणु से क्रिया करा देंगे, तो यह हो जाएगा धावन सोडा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने भौतिक गुणधर्म देखा, तो भौतिक गुणधर्म में क्या था, भौतिक गुणधर्म में यह सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस है, और सफेद रंग का क्या है, क्रिस्टली ठोस है। अगर यह चूड़ित अवस्था में होता, अगर यह इसमें जो है क्या कहते हैं, निर्जल होता रहता है, अगर इसमें जल नहीं रहता है तो वह चूड़ित अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, और उसे सोडा ऐश कहते हैं। अगर इससे जल, अगर पूछा जाए जल में विलय है कि नहीं है, तो जल में विलय होता है, और जल में विलय होने के बाद, अगर यह जल में विलय है और जल में विलय होने पर यह क्या देता है, उष्मा उत्सर्जित करता है, ठीक है। इसके बाद रासायनिक गुणधर्मों में आपने क्या देखा, अगर इसे वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो 9 जल के अणु गायब हो जाते हैं। अगर जो 9 जल के अणु गायब होने पर 1 जल का अणु बचा हुआ उसे गर्म कर देंगे तो वह भी गायब हो जाएगा, और इस प्रकार से हमें सोडा ऐश प्राप्त हो जाता है। और इसका उपयोग प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में किया जाता है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, कांच के बर्तन जो होते हैं उनकी चिकनाई हटाने के लिए किया जाता है, अपमार्जक बनाने में किया जाता है, यह भी लिख सकते हैं। तो किस में किया जाता है, अपमार्जक, बर्तन धोने वाले साबुन जैसे, ठीक है, तो अपमार्जक बनाने में, ठीक है, अपमार्जक बनाने में, कपड़ा धोने वाले साबुन है, ये सब होते हैं, तो इनका प्रयोग अपमार्जक बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो कागज व रेशम उद्योगों में, घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, बोरेक्स बनाने में किया जाता है, बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है, ठीक है। और एक लिख सकते हैं अग्निशामक यंत्रों में किया जा सकता है, अग्निशामक यंत्रों में किया जा सकता है, अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, ठीक है, तो यह भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यह हो गया आपका धावन सोडा कंप्लीट। अब आइए बात कर लेते हैं धावन सोडा के बाद हम लोग जो है हमारे पास बचा हुआ है विरंजक चूर्ण और बचा हुआ है POP। तो सबसे पहले हम बात करेंगे POP की, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण की, ठीक। देखिए तो अगला पॉइंट आपका है POP, और इसे क्या लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले इसका जो रासायनिक अणुसूत्र क्या होगा, अणुसूत्र इसका होता है CaSO4 हाफ H2O, और इसे पढ़ेंगे क्या, कैल्शियम सल्फेट
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो आधा जहां होता है ना, यहाँ आधा जल है, आधा जल 1/2 जल के अणु है, तो हेमी बोला जाता है, तो हेमीहाइड्रेट। और जल के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हाइड्रेट, तो ये हो गया हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखिए यह हो गया आपका। इसके बाद जो इसके बारे में बात करेंगे, इसके निर्माण की बात करेंगे। निर्माण कैसे होगा, तो निर्माण होता है जिप्सम से, जिप्सम से होता है। जिप्सम का नाम आपने सुना ही होगा। जिप्सम का अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और जब इसे 373 केल्विन पर 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इसमें से 1.5 जल के अणु जो होते हैं यह मुक्त हो जाते हैं। तो बचता कितना है, 1/2। तो यह हो जाता है CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 1/2 क्या है 1 होल 1/2H2O, यानी 1 सही 1/2। यह हो गया आपका कितना, 1.5 जल के अणु, 1 सही 1/2 यानी 1.5 जल के अणु क्या हो गए, मुक्त हो गए। बचा कितना है, आधा। इसी को हम कहेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर निर्माण में लिख लेते हैं इसको। तो जिप्सम से किया जाता है, यह क्या है, जिप्सम, यह जिप्सम है। ठीक है, और जिप्सम किस रूप में होता है, तो जिप्सम जो होता है यह ठोस रूप में होता है, कठोर कड़ी अवस्था में होता है। और जो आपका POP होता है वह पाउडर के रूप में होता है। ठीक है, और जो ही POP पानी पाता है तो ही जिप्सम में बदल जाता है। ठीक, देखिए तो निर्माण कैसे होगा, तो इसके निर्माण के लिए क्या करना होगा, जिप्सम लिखेंगे। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर POP प्राप्त होता है। POP प्राप्त होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिख लीजिए। तो जिप्सम का सूत्र हो गया CaSO4 इंटू 2H2O, और इसे गर्म करना है 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर गर्म करना है। और यहाँ पर यह जब गर्म करेंगे तो यह बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, और प्लस बन जाएगा 1 होल 1/2H2O, 1 होल नंबर 1/2H2O, 1 सही 1/2 H2O। इसे ही कहेंगे POP। तो निर्माण में बहुत आसान है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, या लिख सकते हैं कितने डिग्री जो है इसका 373 केल्विन है, तो यहाँ पर जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म। तो चाहे यह लिखें 100 डिग्री सेल्सियस लिखें या फिर लिखें 373 केल्विन। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। POP का निर्माण होता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर POP का निर्माण होता है। ठीक है, यह आप जान गए। अब इसके बाद जो है आपके पास निर्माण के बाद इसके क्या लिखने हैं, भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म हम यहीं पर लिख लेते हैं, छोटा सा, ज्यादा नहीं, 2 लाइन लिखना है। भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहली बात तो यह क्या है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस यह भी है। ठीक है, सफेद रंग का है, सफेद होता है, सफेद रंग का होता है। तो सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। और दूसरी बात, यह जल में अविलेय, यह जल में घुलता नहीं है, जल में अविलेय है। अच्छा, विलेय होने का मतलब ना कि एकदम पानी में घुल जाए, एकदम मिल जाए। जैसे चीनी घोलते हैं तो चीनी का पता नहीं चलता। ठीक है, नमक घोलते हैं, नमक का पता नहीं चलता। तो यह ना क्या है, विलेय है पानी में। लेकिन अगर आप बालू घोलेंगे तो कुछ देरी के लिए बालू रहेगा, उसके बाद नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी चीज़ में, अगर आप ना क्या घोल देते हैं, अगर आप POP घोलते हैं तो POP भी पानी में घुलता हुआ दिखेगा, लेकिन वह घुलनशील नहीं होता पानी में, वह विलेय नहीं होता पानी में। कुछ देरी बाद वह नीचे जाके बैठ जाता है। जैसे आप प्लास्टर कराने कभी गए होंगे, अपने हाथों में अगर चोट लगी होगी, हड्डी टूटी होगी, तो प्लास्टर कराते समय आपके जो ऊपर हाथ पे चढ़ाया जाता है, जब पट्टी लगाई जाती है तो बीच बीच में क्या लगाया जाता है, POP की जो होता है घोल लगाया जाता है। तो जल में घुलनशील नहीं है वह, लेकिन वह घोल लगाया जाता है जिससे वह सूखता है, फिर आपको देखने को मिलता है। या आप जब भी देखेंगे बाल्टी में रखा होता है POP, आप जब भी POP कराने, मतलब कि जब भी क्या कराने जाएंगे, प्लास्टर चढ़वाने, तो वहाँ पर POP रखा होगा, तो आप देखेंगे जमा हुआ नीचे बैठा हुआ रहता है। तो फिर घोल कर उसे फिर से आपके हाथों पर पट्टी लगाकर लगाते हैं।
और घरों में भी आपके घर पीओपी होती होगी, तो आप देखते होंगे जो दीवारें होती हैं उन्हें अलंकृत करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए पीओपी का प्रयोग किया जाता है। तो पीओपी जब की जाती है तो आप देख सकते हैं कि जल में उसमें दिखता है घुलते हुए, लेकिन बाद में वो नीचे बैठ जाता है, तो वह विलेय नहीं है, जल में विलेय नहीं है। ठीक है, तो जल में विलेय नहीं होता है, पीओपी जो होता है जल में विलेय नहीं होता है। तो यह हो गया भौतिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक गुणधर्मों में यही जानना है, एक बार गर्म कर दीजिए, एक बार जल से क्रिया करा दीजिए, 2 ही रासायनिक गुणधर्म है। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। तो जिप्सम को गर्म करना है 373 केल्विन पर, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? पीओपी। ठीक, अब जो आते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो पीओपी के रासायनिक गुणधर्म, तो सबसे पहला जो रासायनिक गुणधर्म है वह है गर्म करने पर, पीओपी को गर्म करने पर। गर्म करने पर देखिए, जब पीओपी को गर्म किया जाएगा, जब पीओपी को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा, तो यह जो है पीओपी CaSO4, यहां पर देखिए, पहले समझ लीजिए, और इनटू क्या है? ½ H2O। अब यही जल का अणु गर्म करने पर गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या? CaSO4 और प्लस में क्या? ½ H2O। अब इसे जो कहेंगे ना, इसे कहेंगे मृत तापित प्लास्टर, मृत तापित प्लास्टर। ठीक है, तो निर्जल पीओपी प्राप्त होता है। निर्जल पीओपी को कहा जाता है मृत तापित प्लास्टर। यह कैसा पीओपी है? निर्जल पीओपी। तो निर्जल पीओपी को क्या कहा जाता है? मृत तापित प्लास्टर। जैसे निर्जल धावन सोडा को क्या कहा जाता है? सोडा ऐश। उसी तरह से निर्जल पीओपी को कहा जाता है मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। आइए इसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो यहां पर पीओपी को गर्म करने पर, गर्म करने पर मृत तापित, या लिख सकते हैं निर्जल पीओपी प्राप्त होता है, जिसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। ठीक है, तो आइए गर्म करके देखते हैं। मतलब पीओपी को CaSO4 इंटू ½ H2O, और इसे जब गर्म करेंगे तो यह बन जाएगा CaSO4 और प्लस में ½ H2O। यह हो गया, इसे कहेंगे मृत तापित प्लास्टर, मृत तापित प्लास्टर। दूसरा जो रासायनिक गुणधर्म है पीओपी की जल से क्रिया, पीओपी की जल से क्रिया, जल से क्रिया कराएंगे, ज्यों ही पीओपी जल पाएगा त्यों ही जिप्सम बना लेगा। ठीक है, तो पीओपी की जल से क्रिया कराने पर जिप्सम बन जाता है। तो पीओपी की जल से क्रिया कराने पर, जल से क्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण हो जाता है, जिप्सम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आइए निर्माण करके देख लेते हैं, बना लेते हैं। पीओपी क्या है? CaSO4 इंटू ½ H2O। कितने जल की कमी है जिप्सम बनने के लिए? 1 सही 1/2 H2O से क्रिया करा देंगे तो आपको मिल जाएगा जिप्सम। तो CaSO4 इंटू 2 H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया CaSO4 ½ H2O मिलकर 1.5 जल के अणु के साथ और मिलकर जिप्सम बना लेता है। तो पीओपी की जल से क्रिया कराने से यह किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम। जैसे आप देखे होंगे सीमेंट वेमेंट आपके घर रखी हो, तो जब ही सीलन खाती या पानी पड़ता है तो वह ठोस अवस्था में चली जाती है। ठीक है, अपनी मूल अवस्था में चली जाती है। तो इसी प्रकार जिप्सम जो पीओपी है, जो ही थोड़ा पानी पाएगा या पानी इसको मिलेगा तो ही यह जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जिप्सम बनने के बाद उसे पानी की जो भी पानी उस पर पड़ेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह केवल 1.5 जल के अणु का इस्तेमाल करेगा और जिप्सम बन जाएगा। उसके बाद पानी कितना हो पानी रहे उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो यह हो गया आपका। तो देखिए, जैसे आप देखिएगा आपके घर जब पीओपी होती होगी तो आप पानी कितना घोल लीजिए, धीरे धीरे वह पीओपी घुलता हुआ नहीं मिलेगा, कुछ देर बाद वह नीचे ना जम जाएगा और उसके बाद पानी आपका जो बचा हुआ रहेगा वह ऊपर की तरफ से आप उसे हटाकर फेंक भी सकते हैं। ठीक है, तो नीचे जमा हुआ आइटम जो मिलेगा वह जिप्सम हो जाएगा, केवल 1.5 जल के अणु का वह इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वह जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। तो यह हो गया इसके रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो अब रासायनिक गुणधर्म के बाद पीओपी का उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं।
तो इसको मिटाते हैं, तो इसको क्या हुआ है, तो गर्म करने पर मृत तापित प्लास्टर हुआ है प्राप्त, और पीओपी की जल से जब क्रिया कराई गई है तो यह जिप्सम के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक, चलिए तो उपयोग लिखते हैं। तो पीओपी के उपयोग, तो सबसे पहला उपयोग कहाँ किया जाता है यह देखें। तो इसका उपयोग जो किया जाता है पीओपी का आपके घरों में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है कि यह अलंकरण करने के लिए, दीवारों का अलंकरण करने के लिए, दीवारों का अलंकरण करने के लिए, अलंकरण मतलब सजाने के लिए, ठीक है, यानी कि जो आप उस पर डिजाइन बनवाते हैं वो है। दूसरा जो है वह है हड्डी जब टूट जाती है किसी एक्सीडेंट के कारण तो उनको प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, उनको जोड़ते समय प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। तो हड्डियों को जोड़ते समय टूटी हड्डियों को लिख देंगे, टूटी हड्डियों को जोड़ते समय प्लास्टर चढ़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा किसका प्रयोग, पीओपी का प्रयोग। ठीक है, तीसरा उपयोग जाने, जो कई प्रकार के ना पहले खिलौने और मूर्तियां बनती थी, तो मूर्तियां और खिलौने बनाने में, मूर्तियां व खिलौने बनाने में, आज भी कई जगह पर मिलता है खिलौने बनाने में। आजकल तो प्लास्टिक वाला चलन में है, सस्ते पड़ जाते हैं, पीओपी वाला थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो मूर्तियां व खिलौने बनाने में। और क्या लिख सकते हैं, सजावटी कई प्रकार के सामान बनाने में, सजावटी सामान बनाने में। बहुत हो गया, ठीक है, तो इतना उपयोग आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यह हो गया पीओपी का उपयोग। आइए देखते हैं पीओपी में सबसे पहले हमने क्या देखा था, निर्माण देखा था। तो सबसे पहले निर्माण कैसे हुआ था, निर्माण तो जिप्सम लाए थे, जिप्सम को 373 पर क्या कर दिए थे, 373 पर गर्म कर दिए थे केल्विन पर, और इसके बाद क्या बन गया था, पीओपी। इसके बाद इसका भौतिक गुणधर्म देखें कि यह क्या होता है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है लेकिन जल में अविलेय होता है। और इसके बाद देखे थे रासायनिक गुणधर्म, तो रासायनिक गुणधर्म में पहले गर्म कर दिए, तो गर्म करने से मृत तापित प्लास्टर प्राप्त हो गया था, और जब जल से क्रिया करा दिए थे, जल से क्रिया कराने से यह क्या इसमें कन्वर्ट हो गया था, जिप्सम में पुनः कन्वर्ट हो गया था। इसके बाद उपयोग की बात कर रहे हैं, तो उपयोग दीवारों का अलंकरण करने के लिए किया जाता है, टूटी हड्डियों को जोड़ते समय प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, मूर्तियां व खिलौने बनाने में किया जाता है, सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका पीओपी, पूर्णतः समाप्त। अब एक और पार्ट बचा हुआ है, वह है विरंजक चूड़। तो आइए उससे भी खत्म करते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका विरंजक चूड़। ब्लीचिंग पाउडर अंग्रेजी में बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। देखिए विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण होता क्या है, तो मतलब यह देखिए विरंजक नाम से स्पष्ट है, वी माने होना बिना कर देना, रंज माने रंग की, बिना रंग की कर देने की क्रिया, मतलब जो बिना रंग की कर दे। ठीक है, जैसे आपके अगर शर्ट पर दाग लग जाता है, जैसे आप खाना खा रहे हैं हल्दी वाला दाग लग जाए, तो आप रिन आला का प्रयोग करते हैं, रिन आला से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये विरंजक क्रिया होगी वहां पर। तो विरंजक का मतलब होता है रंग को उड़ाना, रंग को उड़ाना। ठीक है, तो देखिए विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण उड़ाने का काम करता है रंग को। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले इसके निर्माण को बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका रासायनिक जो है यानी कि अणुसूत्र जो है उसको लिख लेते हैं। अणुसूत्र क्या होता है, तो अणुसूत्र इसका होता है CaOCl2। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब बात करेंगे निर्माण की। तो पहले रफली समझिए निर्माण कैसे होगा इसका। तो आपको लाना क्या है, बिना बुझा चूना, बुझा हुआ शुष्क बुझा चूना, शुष्क बुझा चूना, बिना बुझा चूना नहीं, शुष्क बुझा हुआ चूना लाना है, और इसमें Cl2 गैस प्रवाहित कर देनी है। Cl2 गैस प्रवाहित करते ही यह बन जाएगा CaOCl2। अब देखिए यहाँ से H2 बच जाएगा और एक ऑक्सीजन भी बच जाएगा, तो यहाँ H2O बच जाएगा। और
तो यह केवल समझाने के लिए है, बाकी जिस तरह से यह बताया गया है इस तरह से होता नहीं। यहाँ पर मतलब क्रिया तो यही है, ठीक है, क्रिया यही याद रखनी है। तो शुष्क बुझे चूने में Cl2 गैस से प्रवाहित करने से, या लिख सकते हैं शुष्क बुझे चूने की क्रिया Cl2 गैस से कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो आइए लिख लेते हैं। तो शुष्क बुझे चूने में, शुष्क बुझे चूने में चूने की क्रिया Cl2 गैस से कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो शुष्क बुझे चूने की क्रिया Cl2 गैस से कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्रिया लिख लेंगे। तो शुष्क बुझा चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस में क्या Cl2 की क्रिया करानी है, तो यह हो जाएगा Cl2 गैस, और क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। यही हमारा हो गया विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो यह हो गया विरंजक चूर्ण। तो निर्माण समझ में आया होगा। तो शुष्क बुझे चूने में Cl2 की क्रिया करा दीजिए, शुष्क बुझे चूने की क्रिया Cl2 से करा दीजिए, और यहाँ पे यह लिख लेंगे, यह शुष्क बुझा चूना है, शुष्क बुझा चूना। जब इसकी क्रिया Cl2 से कराई जाएगी तो किसका निर्माण होगा, विरंजक चूर्ण का। अब इसके बाद किसकी बात करते हैं हम लोग, भौतिक गुणधर्म की। तो भौतिक गुणधर्म क्या क्या होता है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यह हल्के पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, और जल में अल्प विलेय होता है। जल में विलेय नहीं होता है, अल्प विलेय। देखिए दो ही चीजों को याद रखना, बाकी तो विलेय थी जल में, तो आपको पीओपी याद रखना है। जल में अविलेय है और जो विरंजक चूर्ण है वह अल्प विलेय है। तो जल में अल्प विलेय, जल में अल्प विलेय है। और इसके बाद क्या याद रखेंगे, तो इसमें से जो ना क्लोरीन नुमा, जो अगर इसमें देखेंगे तो क्लोरीन से क्रिया कराई गई है, तो इससे क्लोरीन की गंध आती है। क्लोरीन की गंध आती है, इससे क्लोरीन की क्या आती है, गंध आती है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे भौतिक गुणधर्म में। तो हल्के पीले रंग का होता है, जल में अल्प विलेय होता है, क्लोरीन की क्या आती है, गंध आती है। तो इतना तो याद ही हो जाएगा। और इसके बाद जानना है क्या, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में कई चीजें हैं, तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अब जो है रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म, सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म में देखेंगे क्या, गर्म करने पर। इसको गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर इससे ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो गर्म करने पर आप लिख सकते हैं, जब विरंजक चूर्ण को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो गर्म करने पर मैं सीधे अब क्रिया लिखता हूं, CaOCl2 गर्म करने पर क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। तो CaCl2 बच जाएगा, CaCl2 बच जाएगा, तो ऑक्सीजन निकलकर ऑक्सीजन गैस के रूप में हो जाएगा। तो ये हो गया ऑक्सीजन गैस। ठीक है, दूसरी क्रिया क्या है, दूसरी क्रिया क्या है, तो यहां पर आपको दूसरी क्रिया देखने को मिल जाएगी, गर्म जल से क्रिया। किससे क्रिया, गर्म जल से क्रिया, गर्म जल से क्रिया। ठीक है, तो गर्म जल से जब क्रिया कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा, जब गर्म जल से क्रिया कराएंगे ना, तो विरंजक चूर्ण जैसे बना था ना, वही उल्टी रिएक्शन यहां पर देखने को मिलेगी। तो CaOCl2 और प्लस H2O। ठीक है, तो जब यह गर्म जल से क्रिया करेगा तो यह बन जाएगा फिर से वही शुष्क बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्या, Cl2। अब देखिए जो आप निर्माण में पढ़े थे उसी का उल्टा यहाँ पर क्रिया में प्राप्त हुआ है, तो यह तो रटना और आसान होगा। तीसरा CO2 से क्रिया, CO2 से क्रिया। अगर हम CO2 से क्रिया की बात करें, ठीक है, तो यहां पे लाएंगे CaO Cl2 और प्लस CO2,
अब क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी किसी से क्रिया करता है तो वो कार्बोनेट बना लेता है, कार्बोनेट। तो यह बन जाएगा CaOCO3, CaCO3, CaO नहीं, CaCO3 सोडियम का कैल्शियम कार्बोनेट। अब प्लस में Cl2 गैस बच जाएगी, Cl2 गैस बच जाएगी, ऑक्सीजन इसके साथ मिला दीजिए, हो गया काम। CaCO3 Cl2। और इस तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, इसे एक नाम दिया जाता है स्पेशल, प्राप्य क्लोरीन। क्या कहा जाता है? प्राप्य क्लोरीन कहा जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक, अब आइए बात करते हैं, ये 3 रासायनिक गुणधर्म देखिए, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो अम्लों से क्रिया पढ़नी है, गर्म करने पर, गर्म जल से क्रिया और CO2 से क्रिया। तो 3 क्रिया आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, तो गर्म करने पर यह होता है ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, गर्म जल से क्रिया कराने पर शुष्क बुझा चूना प्राप्त हो जाता है और क्लोरीन गैस निकलती है। अगर CO2 से क्रिया करा रहे हैं तो भी क्लोरीन गैस निकलेगी और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ की जो क्लोरीन है, यहीं की केवल यहाँ की, और एक जगह और बताऊंगा, तो यहाँ की क्लोरीन को हम क्या कहते हैं? प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। तो जब आप विरंजक चूड़ की क्रिया किससे कराते हैं? जब आप विरंजक चूड़ की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं तो जो क्लोरीन गैस मिलती है उसे हम प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अम्ल से क्रिया। तो ये हो गए 3, आप नोट कर लिए होंगे। 4 की बात करते हैं। आप पॉइंट बना के ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी नहीं तो आप लिखना चाहें तो इससे कराने पर यह बनता है, ऐसे लिख सकते हैं। 4, ठीक है, 4 में क्या लिखना है? तो तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया। ठीक है, तनु अम्लों से क्रिया, तो इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तनु अम्लों की अल्प मात्रा से क्रिया, आधिक्य मात्रा से क्रिया कराई जाएगी, अल्प मात्रा से नहीं। ठीक है, देखिए तनु अम्लों की आधिक्य मात्रा से क्रिया, ऐसे लिख देंगे। तनु अम्लों की, सीधे लिखना ही नहीं पड़ेगा तब, आधिक्य मात्रा से क्रिया। अल्प मात्रा से क्रिया नहीं कराते हैं क्योंकि HCl अम्ल हो और H2SO4 अम्ल हो, अगर इसका यह भी तनु अम्ल लिया जाए और इसकी अल्प मात्रा से क्रिया करा दी जाए तो यह है ना विरंजक क्रिया के फॉर्म में चला जाता है। तो विरंजक क्रिया इसके बाद वाला जो है रासायनिक गुणधर्म हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर आधिक्य मात्रा से क्रिया है। तो जैसे हम लोग लाते हैं यहाँ पर विरंजक चूड़ CaOCl2 और यहाँ पे मान लेते हैं H2SO4 की आधिक्य मात्रा है जो तनु अम्ल, तनु के रूप में लिया गया है, तनु लिया गया है H2SO4 को, और यहाँ से फिर क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा यहाँ से कैल्शियम सल्फेट CaSO4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला लीजिए तो बन जाएगा H2O, और फिर बच गया यहाँ पर क्या? Cl2। तो यहाँ से हो गई क्लोरीन गैस। यहाँ की क्लोरीन को भी प्राप्य क्लोरीन कहा जाएगा। तो 2 जगह क्लोरीन प्राप्य हो गई, कौन कौन सी प्राप्य क्लोरीन कहलाएगी? एक हो गया आपका CO2 से क्रिया के दौरान, और एक हो गया क्या? तनु अम्लों की आधिक्य मात्रा से जब क्रिया कराते हैं तब। ठीक है, तो आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, जब विरंजक चूड़ की क्रिया तनु अम्लों की आधिक्य मात्रा से कराई जाती है, तो ऐसे लिखकर हेडिंग उसमें लिखेंगे, जब विरंजक चूड़ की क्रिया तनु अम्लों की आधिक्य मात्रा से कराई जाती है तो क्या बनता है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मत लिखिएगा, लिखेंगे क्लोरीन गैस बनती, केवल यही लिखेंगे, क्लोरीन गैस बनती है, इस क्लोरीन गैस को प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। यह मत लिखिएगा क्योंकि अगर HCl अम्ल आएगा तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अगर कार्बोनिक अम्ल आएगा तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो अम्ल बदलेगा तो आपका यह यौगिक भी बदल जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट नहीं लिखना है, आप सीधे लिखिएगा केवल क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, जब विरंजक चूड़ की क्रिया तनु अम्लों की अधिक मात्रा से कराई जाती है तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और इस क्लोरीन गैस को प्राप्य क्लोरीन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। फिर 5वां जो है हमारे पास विरंजक क्रिया, तो इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि विरंजक क्रिया लंबा है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। तो 5वां रासायनिक गुणधर्म, और यही आपको लास्ट भी जानना है, विरंजक क्रिया, ब्लीचिंग रिएक्शन। ठीक है, विरंजक क्रिया, तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, पहले सुन लीजिए क्या है। तो जैसे ये विरंजक चूर्ण है, इसकी क्रिया तनु HCl अम्ल से करा दीजिए या फिर तनु H2SO4 से कराइए, लेकिन अल्प मात्रा में, ठंडा हो और कैसी मात्रा में हो? अल्प मात्रा में हो। जब यह तनु तनु हो और अल्प मात्रा में हो तब क्रिया कराएंगे, तो यह H यहाँ पर शामिल कर दीजिए और बचेगा क्या? CaCl2 और प्लस HOCl। यह HOCl को कहा जाता है हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल कहा जाता है।
ठीक है। हाइपोक्लोरस अम्ल जब विघटित होता है, गर्म करेंगे तो विघटित हो जाएगा, तो यह बनाता है HCl अम्ल, ठीक है, ऐसे लिखिए HCl अम्ल। और यह जो आता है ना, इस तरह से जब भी लिखा जाता है, देखिए इस तरह से अगर आयन लिखा हो, जैसे H+ लिखा हो, तो इसे सांद्रता पढ़ते हैं। लेकिन अगर यह आयन ना हो, परमाणु हो सीधे, तो हम इसे क्या कहते हैं, नवजात कहते हैं, नवजात हाइड्रोजन कहेंगे। अगर यहाँ पर यह लिखा है तो यह नवजात ऑक्सीजन कहलाएगा, नवजात ऑक्सीजन कहलाएगा, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन कहलाएगा। और यही नवजात ऑक्सीजन जो होता है, यही विरंजक का कार्य करता है। अगर रंगीन पदार्थ कोई इसके संपर्क में आया तो उसे रंगहीन बना देगा। क्या बना देगा, रंगहीन। यही विरंजक क्रिया है। और यही नवजात ऑक्सीजन दो काम करता है, यही विरंजक का भी कार्य करता है और जीवाणुनाशक का भी कार्य करता है। तो आपसे पूछा जाएगा जीवाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का। तो जीवाणुनाशक का भी प्रयोग, इसके जीवाणुनाशक के भी रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए लिख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या लिखना है, तो विरंजक चूर्ण की क्रिया, विरंजक चूर्ण की क्रिया, केवल यहां पर दो अम्ल याद रखने हैं, तनु HCl या तनु H2SO4। यह ठंडा रहेगा, फिलहाल याद रखिएगा, ठंडा रहे, ठीक है। तो तनु HCl या तनु H2SO4 की अल्प मात्रा से कराने पर, अल्प मात्रा से कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है। जो विघटित होकर हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है, जो विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, ठीक है। यही नवजात ऑक्सीजन विरंजक व जीवाणुनाशक का कार्य करता है। जीवाणुनाशक का कार्य करता है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्रिया लिख लीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कौन, CaOCl2। अब यहाँ पे HOC, देखिए मैं HCl का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसे लिखना आसान है। HOCl आराम से बना लेंगे, नहीं तो बाकी में HCl बनाने में थोड़ा सा कठिनाई आ जाएगी, तो कठिनाई आएगी, लेकिन मैं उसको भी बता दूंगा। तो पहले यहाँ पर देखें HOCl यहाँ से कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर जब ये इसको ना, सीधे आपको यही याद रखना दिमाग में बैठा के कि O को यहाँ भेज दीजिए, बाकी CaCl2 लिख लीजिए, यह बन जाएगा HOCl। इसे कहेंगे हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल, यह हो गया। इसके बाद हाइपोक्लोरस अम्ल जो है वह विघटित हो जाएगा और यह विघटित होकर क्या बना लेगा, HCl अम्ल और नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन जब किसी भी रंगीन पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसे क्या बना देता है, रंगहीन बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से यह विरंजक की क्रिया हो गई। तो यह विरंजक की क्रिया है, रंगहीन होने की प्रक्रिया क्या है, विरंजक की क्रिया। तो यह आपका रासायनिक गुणधर्म हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे उपयोग की। तो इसको एक बार फिर सुन लीजिएगा, विरंजक चूर्ण। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, अगर ये H2SO4 रहता तब CaOCl2 प्लस H2SO4, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए H2SO4 से पीछे क्रिया आप देखें थे तो दूसरा यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर आधी की मात्रा में थी तो CaSO4 और H2O और Cl2 बना था, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पर बनाना होगा आपको CaCl2, CaSO4 और प्लस HOCl, यह बनाना पड़ेगा।
तो यह चीज़ बनेगी यहाँ पर, हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा अंत में। ठीक है, तो यहाँ से CaCl2 बन जाएगा, CaSO4 बन जाएगा, और यह बचा खुचा जो है यह ClO Cl ये सब मिलकर क्या बना लेंगे, HOCl। ठीक है, इसको आप याद ना रखें तो ही बेहतर है, या आप HCl वाला याद रखें। ठीक है, आराम से याद रहेगा HCl वाला। ठीक है, तो यह क्या है, विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु HCl व या तनु H2SO4 की अल्प मात्रा से कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है, जो विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। यही नवजात ऑक्सीजन विरंजक व जीवाणुनाशक का कार्य करता है। ठीक है, तो यह हमने क्रिया दर्शा ली, और इसके बाद हमें देखना है रासायनिक गुणधर्म के बाद हमें देखना उपयोग। आइए देख लेते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे उपयोग की। तो सबसे पहला उपयोग है विरंजक के लिए, विरंजक के रूप में। ठीक है, विरंजक के रूप में मतलब क्या, विरंजक यानी रंग उड़ाने के लिए, आप सीधे लिख सकते हैं रंग उड़ाने के लिए, रंग उड़ाने के लिए। ठीक है, और एक चीज चीनी की सफाई के लिए, चीनी की सफाई के लिए। ठीक है, और ना क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, और किस में किया जाता है, तो एक आप लिख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है जीवाणुनाशक बनाने में, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में। ठीक है, जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। और कोई, तो और आप विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ लिख सकते हैं, तो कई चीज़ें और बनाने में किया जा सकता है। अभी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आप सभी को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना उपयोग आप याद रखें। ठीक है, तो यह हो गया आपका विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण में सबसे पहले क्या देखा था आपने, निर्माण। निर्माण में सबसे पहले क्या देखा, तो शुष्क बुझे चूने में Cl2 गैस प्रवाहित करने से या Cl2 गैस से क्रिया कराने पर जो होता है विरंजक चूर्ण का निर्माण। तो निर्माण के बाद क्या पढ़ा, भौतिक गुणधर्म। यह होता है कैसा, तो विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का होता है, इससे क्लोरीन की गंध आती है, क्लोरीन गैस की क्या आती है, गंध आती है, जल में अल्प विलेय होता है। फिर हमने देखा रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने से ऑक्सीजन गैस निकल गई, और इसके बाद हमने गर्म जल से क्रिया करा दी, गर्म जल से क्रिया करा दी, तो फिर से शुष्क बुझा चूना और क्या प्राप्त हो गई, Cl2 गैस प्राप्त हो गई। और इसके बाद हमने क्या करा दिया, इसके बाद हमने CO2 से क्रिया करा दी, तो एक क्लोरीन गैस प्राप्त हुई, जिसे हमने क्या कहा, प्राप्य क्लोरीन। फिर हमने तनु अम्लों की अधिक की मात्रा से, तनु अम्लों की कैसी मात्रा से, अधिक मात्रा से क्रिया कराई, फिर से क्लोरीन गैस प्राप्य क्लोरीन प्राप्त हो गई। फिर हमने क्या कर दिया, विरंजक क्रिया, विरंजक क्रिया। और विरंजक क्रिया का जो अभी लिखे थे तो आपने देखा था ब्यौरा। और इसका उपयोग रंग उड़ाने के लिए किया जाता है, चीनी की सफाई के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है, जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो यह है आपका उपयोग। तो यह रहा आपका विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण भी समाप्त हुआ। अब थोड़ा सा दो नाम और जानने हैं, उसे हल्का सा जान लीजिए, कहीं पर लिखने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन जानते रहिए। जल योजित लवण, व क्रिस्टलन जल, जल योजित लवण व क्रिस्टलन जल। ठीक है, कुछ यौगिक जो होते हैं क्रिस्टल, जैसे फिटकरी आप देखेंगे तो वह दिखेगा, जैसे उसमें आप कैसे देखेंगे, एकदम आप देखेंगे उसमें पानी नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन उसमें जल के अणु होते हैं, क्योंकि आप फिटकरी का अणुसूत्र देखे होंगे तो क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। आप देखेंगे 24 जल के अणु इसमें है, समाहित है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। तो कुछ यौगिकों के क्रिस्टल शुष्क दिखाई देते हैं, मतलब सूखे हुए। ठीक है, कुछ यौगिकों के क्रिस्टल माने वो टुकड़ा। ठीक है, तो जो क्रिस्टल है वह शुष्क दिखाई देगा, फिटकरी का जो टुकड़ा है, लेकिन उसमें जल के अणु होते हैं। तो ऐसे जो यौगिकों को कहा जाता है जल योजित लवण कहा जाता है। और यह जो जल के अणु हैं इसमें, इसे क्रिस्टलन जल कहा जाता है। जैसे आपने अभी सूत्र जो लिखा था Na2CO3 इंटू 10H2O, इसमें कितने जल के अणु हैं, 10, तो इसे कहेंगे क्रिस्टलन जल। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। और ये जल योजित लवण हो जाएगा धावन सोडा। धावन सोडा एक प्रकार का क्या, जल योजित लवण। लिखेंगे कुछ यौगिकों के क्रिस्टल शुष्क दिखाई देते हैं, शुष्क दिखाई देते हैं, लेकिन
उनमें जल के अणु उपस्थित रहते हैं। जल के अणु उपस्थित रहते हैं। ऐसे यौगिकों को जल योजित लवण व जल के अणुओं को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। क्रिस्टलन जल कहा जाता है। ठीक है, जैसे फिटकरी, फिटकरी का अणुसूत्र लिख लीजिए। फिटकरी, यह हो गया। फिटकरी का अणुसूत्र होता है Al2SO4 K2SO4 K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, यह हो गया। और धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, आपका एक जो है POP भी है, जल योजित लवण, एक तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर यह आप याद रख सकते हैं। फिटकरी है, धावन सोडा है, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और आप किताबों में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जल योजित लवण हो गया। एक और चीज़ जान लेना है, उत्फुलन। उत्फुलन, उत्फुलन क्या होता है? अभी आपने देखा था जब धावन सोडा को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया गया था तो उसके 9 जल के अणु गायब हो गए थे। तो अपने आप जल के अणु गायब हुए थे, गर्म तो किया नहीं गया था। तो अपने आप जो जल के अणु गायब हो गए, उसी प्रक्रिया को उत्फुलन कहते हैं। तो मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए। तो किसी जल योजित लवण से क्या होना? जल के अणुओं का स्वतः गायब होना। जल के अणुओं का लिख ही देता हूँ। किसी जल योजित लवण से जल के अणुओं का स्वतः गायब होना उत्फुलन कहलाता है। उत्फुलन कहलाता है। ठीक है, यह रहा आपका पूरा चैप्टर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो अब यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमने शुरू किया था तो आपने यहाँ देखा था धावन सोडा, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, यह पढ़ लिया। इसके बाद हमने देखा POP, ठीक है, यानी कि CaSO4 इंटू ½ H2O। इसके बाद हमने देखा बिरंजक चूड़ CaOCl2, सब कुछ पढ़ा। निर्माण पढ़ा, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, और क्या देखा? उपयोग। इसके बाद हमने 2 हेडिंग एक्स्ट्रा देखी, जल योजित लवण व क्रिस्टलन जल, उसके बाद उत्फुलन देखा। तो इस तरह से यह हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, जो NCERT के क्वेश्चन है उनको हल करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में NCERT के प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।